नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस में। मेरा नाम है रवि दरासरी और मैं आपको मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो कि आरआरबी जेई सेकेंड पेपर में और एसएससी जेई के अंदर भी आता है। यहाँ पे मैकेनिक्स का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे हम सब कवर करेंगे इसके अंदर। जैसे अगर मैकेनिक्स को अपने ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 पार्ट के अंदर इसको नॉर्मली अपने डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड है जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं। थर्ड पार्ट है इसके अंदर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले अगर बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। सिंपली के पहले से इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी जिनके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो उनकी मैकेनिक्स जो होगी उसको अपने बोलते हैं रिजिड बॉडी। अच्छा, अब मैकेनिक्स की एक बार पहले अगर सिंपल डेफिनेशन अगर देखें, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड their effects on any structure, machine or fluid। ठीक है, मैकेनिक्स को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस यानी जो बल है उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो मैकेनिक्स को अगर सिंपली अगर डिफाइन करें तो क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन एनी स्ट्रक्चर, मशीन और फ्लूइड। यानी सिर्फ बलों का क्या है, अध्ययन करना है अपने को, और उन बलों के द्वारा किसी स्ट्रक्चर, मशीन और फ्लूइड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स के हमने 3 पार्ट देख लिए यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर अपना मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो अब यहाँ पे देखते हैं सोम की क्या सिंपली डेफिनेशन होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्या डेफिनेशन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को यहां से अगर देखेंगे कि मैकेनिक्स का ही पार्ट है, तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक बॉडी क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, इलास्टिक बॉडीज वो होंगी जिनके अंदर हमेशा एक परमिसिबल लिमिट के अंदर हमेशा क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन हमेशा होगा इनके अंदर। तो जितने भी मशीन एलिमेंट जो अपने मशीन डिजाइन के अंदर आगे फर्दर बढ़ेंगे, उनके अंदर सब में हमारा मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि हमें इलास्टिक लिमिट से अंदर ही हर एक एलिमेंट को डिजाइन करना होगा। फिर थर्ड बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब क्या होगा भाई, सिंपली फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड का जो मैकेनिक्स है, फ्लूइड की मैकेनिक्स की जो स्टडी अपने करेंगे वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पे भी 2 पार्ट अपने अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड सॉरी, और एक होता है मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड की मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की जो मैकेनिक्स है वो किसमें पढ़ेगा, अपने मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर। तो फिलहाल के लिए अपने पहले स्टार्ट करने जाने इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पार्ट है, या थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का लोडिंग वगैरह से रिलेटेड अपने जो बेसिक है पहले उसको कवर करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखने जा रहा
हूँ यहाँ पे सोम की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। सोम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसकी पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट on the elastic bodies, elastic bodies which is developed due to some external force। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्या डेफिनेशन है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और इलास्टिक बॉडीज, ये दो इसके मेन अपने यहाँ पे अगर डेफिनेशन के अंदर देखें तो दो मेन पॉइंट्स हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर बाहर से लोड लगाएंगे तब क्या होगा, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। और इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का क्या इफेक्ट रहेगा इलास्टिक बॉडीज के ऊपर, उसकी स्टडी अपने कंप्लीटली किसके अंदर करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है, दो वर्ड है, उनको थोड़ा सा और समझते हैं। फर्स्ट इज डिफॉर्मेशन और सेकेंड है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है, लोड किस तरह से लग रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप होंगे। सिंपली अगर देखें, जैसे कोई भी एक इस तरह का एक एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर अपने इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा रहे हैं, इस तरह का एक टेंसाइल लोड है P, तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा इस तरह से। इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगी, व्यास इसका कम हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं या इस तरह का जो चेंज आया है, इसको अपने बोलेंगे डिफॉर्मेशन। यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट। और यही अगर लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज कर दें, यहाँ पे कोई सेम P लोड है और यहाँ पे अगर 2P लोड कर दें, इसका जस्ट डबल अगर लोड करेंगे तो अब इस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी इस तरफ मूव करेगी। यहाँ पे इसके साइज के अंदर, इसके शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ बॉडी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर चेंज हो जाएगी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होना। अब हम देखते हैं जो सोम सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं हमने, क्या इसका फिजिकली क्या मतलब है, क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सोम सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, अपना क्या इसके अंदर एम क्या है, अपना मेन एम यहाँ पे क्या है सोम सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो द एम ऑफ स्टडिंग सोम is to derive the relation between stress, deformation and strain। अभी इन तीनों चीजों को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन का तो सिंपल मीनिंग अपने को समझ में आ गया है कि जब इक्वल एंड अपोजिट लोड लगेगा तो हमेशा उस बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होंगे। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपने सिर्फ यहाँ पे एक बार बेसिक एम देख रहे हैं सब्जेक्ट का क्या है। द एम ऑफ स्टडीइंग सोम इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन।
तो इन तीनों का हमें रिलेशन जो है वो पढ़ने होंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन किसकी वजह से क्रिएट हुई है, किन्हीं फोर्सेस की वजह से। तो द एम ऑफ स्टडीइंग सोम इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन व्हिच आर डेवलप्ड ड्यू टू द फोर्सेस। जिन फोर्सेस की वजह से जो है स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इनके आपस में जो रिलेशन है उनको हम पढ़ेंगे सोम इक्वेशन के अंदर। लेकिन इनको पढ़ेंगे किसके थ्रू, थ्रू एक्सपेरिमेंटल इलास्टिक प्रॉपर्टीज। जिस तरह से एग्जांपल के लिए अगर देखें, एग्जांपल ई एंड म्यू। ई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, और म्यू क्या होता है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो, जिसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपने। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन, जो किसकी वजह से डेवलप हो रही है, फोर्सेस की वजह से। उनका अपने को सारा का सारा रिलेशन जो क्रिएट करने हैं, किसके थ्रू, कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू। वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, सोम इक्वेशंस के अंदर। सोम इक्वेशंस को मेन डेराइव करने का, अपने सोम सब्जेक्ट को एक पढ़ने का मेन एम यही है यहाँ पे। तो दोस्तों सोम इक्वेशन का भी आप सॉरी तो दोस्तों सोम सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहां पे कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उसका थोड़ा सा और स्टडी करते हैं हमने। देखिए, एक सब्जेक्ट हमें आगे जाके पढ़ना है मशीन डिजाइन या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर इन्हीं सोम इक्वेशंस का हमें यूटिलाइज करना है। इन्हीं सोम इक्वेशन के थ्रू अपने किसी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर किसी भी मशीन एलिमेंट को, जैसे अगर मान लो एक सिंपल सी बोल्ट की बात करें, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की अगर मशीन एलिमेंट की बात करें, तो उसके ऊपर कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेस डेवलप हो रही है, किस तरह की इक्वेशन से हम उसके ऊपर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, उन सब का डिटेल हमें इसी सोम सब्जेक्ट से मिलेगा। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट देखें तो हमारी सोम सब्जेक्ट को पढ़ने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, टू डिजाइन एनी मशीन एलिमेंट। किसी भी एक मशीन एलिमेंट को हमें डिजाइन करना होगा यहाँ पे, टू डिजाइन एनी मशीन एलिमेंट। अब अच्छा, एक बात हो रही है यहाँ पे, भाई मशीन की डेफिनेशन क्या रहती है यहाँ पे। मशीन को एक बार सिंपली थोड़ा एक बार सिर्फ बेसिक सा पार्ट इसका देख रहे हैं, बिल्कुल मशीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। कोई भी मैकेनिज्म जो है उनका एक कॉम्बिनेशन है। और मैकेनिज्म क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ तो मशीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ मशीन एलिमेंट। और मशीन एलिमेंट को या काइनेमेटिक लिंक पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, भाई एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा स्मॉलेस्ट लिंक जो क्या हो इस तरह से कनेक्टेड है, किसी भी एक इस तरह से कनेक्टेड है दूसरे लिंक के साथ, एक क्लोज चेन बना रहा है, और क्लोज चेन बनाने के बाद कोई भी रिलेटिव मोशन हम लोगों को उसके बीच में मिल रहा है। तो दो मशीन तो किसी भी दो लिंक को अपने कब तक काइनेमेटिक लिंक बोल सकते हैं, जब तक इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेटिव मोशन होता होगा। तो मशीन एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंदर हमेशा क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो जो रिलेटिव मोशन होने वाले जो एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मैकेनिज्म। और इन मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा यहाँ पे, मशीन कहलाएगी।
तो हमने मशीन एलिमेंट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे सोम इक्वेशंस को पढ़ने का अपना मेन मकसद यहाँ पे क्या है, इन मशीन एलिमेंट्स को ही डिजाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अब अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एक मशीन एलिमेंट के अंदर। रिक्वायरमेंट्स इन ए मशीन एलिमेंट, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें तो हमें रिक्वायर्ड होती है हाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड अगर देखें तो हाई रिजिडिटी होनी चाहिए। हाई रिजिडिटी, जितनी ज्यादा रिजिडिटी होगी उतना ही फोर्सेस क्या होंगे, उतना ही एक्यूरेटली क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। थर्ड, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एज लेस एज पॉसिबल, कॉस्ट शुड बी लेस। एक बार अगर यूज कर रहे हैं तो सर्विस क्या मिलनी चाहिए उससे, रेगुलर लॉन्ग लाइफ सर्विस मिलनी चाहिए, तो लॉन्ग सर्विस लाइफ। और लेस वेट। तो ये हमारी कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेगी हर एक मशीन एलिमेंट के अंदर। स्ट्रेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो, हाई रिजिडिटी हो, कॉस्ट कम से कम होनी जरूरी है, सर्विस लाइफ ज्यादा से ज्यादा हो, और वेट क्या होना चाहिए, एज लेस एज पॉसिबल, ताकि बैलेंसिंग होता ही क्या हो, इजी हो जाए अपने लिए। अब देखो दोस्तों, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, कुछ अगर फॉर्मूला डिराइव करते हैं कहीं पे भी, तो कुछ अजम्पशन अपने यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं। मतलब कुछ एक कंडीशंस अपने एज्यूम करके चलते हैं भी इस तरह की कंडीशंस प्रिवेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें कुछ अजम्पशन यूज करने पड़ेंगे। अजम्पशंस यूज्ड इन सोम इक्वेशन। ये अजम्पशन थ्रू आउट जो है हमेशा वैलिड रहेंगे हर एक सोम इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट अजम्पशन की बात करें तो पहली बात होती है, सबसे पहले मटेरियल जो अपने कंसीडर करके चलेंगे उस मटेरियल से रिलेटेड देखते हैं। तो मटेरियल हमेशा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होना जरूरी है। मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब ये दोनों वर्ड क्या चीज है, इनको समझते हैं सबसे पहले। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या है, ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं अपने। जैसे सिंपली एक इस तरह का एक मटेरियल है अपने पास, दो मटेरियल है, इसका हर एक पॉइंट के ऊपर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेक करें, सपोज इस पॉइंट के ऊपर अपने यंग मॉडुलस इसका चेक किया, ई था, इस पॉइंट के ऊपर देखा ई था, इस पॉइंट के ऊपर भी देखा ई था, यानी थ्रू आउट जो है हर एक पॉइंट्स के ऊपर, एवरी पॉइंट प्रॉपर्टीज कैसी रह रही है, कांस्टेंट है। हर एक पॉइंट के ऊपर प्रॉपर्टीज कैसी है, कांस्टेंट है हर एक पॉइंट्स के ऊपर। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, होमोजेनियस। और फिर अगर मान लो इसी तरह से अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज हर एक पॉइंट्स के ऊपर प्राप्त मिल रही है अपने को, जैसे यहाँ पे यंग मॉडुलस E1 था, इस पे E2 है, कुछ भी डिफरेंट अपने को इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिल रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या वेरिएबल इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। वेरिएबल इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जितने भी कंपोजिट होते हैं वो। कंपोजिट मटेरियल जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स के अंदर। फिर बात करते हैं, अगर मान लो इसी तरह का एक और कोई मटेरियल है, 3 डायरेक्शंस है अपने पास, एक्स वाई और जेड, हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है। हर डायरेक्शन के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, कांस्टेंट है।
लेकिन दूसरा पॉइंट सपोज अपने यहाँ पे लिया, इस पे E1 E1 और E1, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन डायरेक्शन के अंदर अगर देखें तो हर डायरेक्शन के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे मटेरियल क्या होंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, यानी होमोजेनियस नहीं है, ये आइसोट्रोपिक है, क्योंकि हर डायरेक्शन के अंदर इसकी हर डायरेक्शन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, कांस्टेंट है। तो ऐसा मटेरियल क्या होता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, लेकिन ये किसी भी एंगल से होमोजेनियस नहीं है। अगर मान लो इस तरह का कोई और मटेरियल होता जिसमें प्रॉपर्टीज क्या होती, हर एक पॉइंट्स के ऊपर भी क्या होती, कांस्टेंट होती, ये तो हर एक डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट है, इसी तरह से हर एक पॉइंट के ऊपर भी कैसी होती, कांस्टेंट होती। कोई भी दो सपोज पॉइंट लिए थे हमने, दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रही, इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, और साथ में किसी भी डायरेक्शन के अंदर भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, होमोजेनियस प्लस आइसोट्रोपिक। तो जो स्वॉर्म इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर हमारा फर्स्ट अजम्पशन हमेशा कैसा रहेगा, मटेरियल किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, यानी होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होगा। हर डायरेक्शन के अंदर हमेशा इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आइसोट्रोपिक, हर एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिक प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट है तो ऐसा मटेरियल क्या होगा, होमोजेनियस। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, जो मटेरियल है वो हुक लॉ फॉलो करना चाहिए, शुड फॉलो हुक्स लॉ। हुक का जो लॉ है उसको फॉलो करना जरूरी है। हुक का एक बार लॉ जो है सिंपली मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल के अंदर अभी जब सब्जेक्ट में हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो हुक लॉ अपने डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर एक बार सिंपली अगर डिफाइन करें तो ये होता है, जो है स्ट्रेस जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। किसी भी एलिमेंट के अंदर जब कहीं पे भी किसी मशीन एलिमेंट के अंदर फोर्सेस अगर डेवलप होगा तो फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगी, और वो स्ट्रेस जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है उसके। अगर स्ट्रेस कैसी है, शेयरिंग है, तो स्ट्रेन भी कैसा होगा, शेयरिंग। नॉर्मल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी कैसा होगा, नॉर्मल। तो मटेरियल क्या होना चाहिए, हुक लॉ फॉलो करना जरूरी है। तो हुक की लॉ उन्होंने देख लिया, स्ट्रेन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेन। थर्ड इसके अंदर हम देखेंगे जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, मटेरियल क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक। मटेरियल क्रॉस सेक्शन शुड बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक होना जरूरी है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया में वेरिएशन ना होना। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, प्रिज्मेटिक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अपना इसके अंदर अजम्पशन यूज करेंगे अपने स्वॉर्म इक्वेशंस के अंदर। मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना जरूरी है। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, लोड कैसा होगा। तो लोड हमेशा एज्यूम करेंगे हम, लोड शुड बी स्टैटिक। स्टैटिक लोड होना जरूरी है। अब स्टैटिक लोड क्या होता है, डायनेमिक लोड क्या होता है, वो थोड़ा लोडिंग अपने अभी एक बार इसके बाद पढ़ेंगे, वहां अपने डायरेक्टली समझ लेंगे स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिफ्थ है सेल्फ वेट की कंडीशन जो है वो अपने हमेशा नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। सेल्फ वेट कंडीशंस should not be considered। सेल्फ वेट की कंडीशंस हमेशा कभी भी अपने कंसीडर नहीं करके चलेंगे। तो ये कुछ एक बेसिक अपने हमेशा अजम्पशन इसके अंदर यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होना जरूरी है। सेकंड, हुक लॉ फॉलो होनी चाहिए मटेरियल के अंदर। थर्ड, मटेरियल क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। फोर्थ है लोड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। और फिफ्थ कैसा है, सेल्फ वेट को हमेशा हमें नेग्लेक्ट करके चलेंगे।
तो ये कुछ एक अपने बेसिक से जो है वो सोम इक्वेशन के अंदर असम्पशन यूज करते हैं। अब शुरू करते हैं अपने लोड के बारे में। लोड क्या होता है? तो लोड को पहले मैं यहाँ पे क्लासिफाई करता हूँ यहाँ पे, या सिंपल एक बार पहले डेफिनेशन अगर देखें तो लोड क्या है? इट इज, तो लोड क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, या कपल भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स और कपल, विच इज एक्टिंग ऑन एनी बॉडी ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। मतलब कोई भी एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स या कपल जो है उसको अपने लोड बोलेंगे हमेशा। एक्सटर्नल वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल जो लोड होते हैं उनको कभी भी लोड नहीं बोलते हैं, वहां पे इंटरनल जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उनको हम स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है, लोड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स या कपल, फोर्सेस होते हैं कपल हो, कपल क्या होंगे? कपल का मतलब दो मल्टीपल लोड होंगे हमेशा। कपल का मतलब दो लोड एक साथ जो है लग रहे होंगे किसी एलिमेंट के ऊपर। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स और कपल विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। मतलब जब उसको यूज करते हैं किसी मशीन एलिमेंट को, तो उसकी फंक्शनैलिटी के दौरान उसके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस या कपल होंगे उनको हमेशा किस में कंसीडर करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? हमें लोड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लोड को अपने क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं लोड का। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और लास्ट वन है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इनको डिटेल से समझेंगे सबको। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। टाइम के रिस्पेक्ट में लोड के अंदर चेंजिंग किस तरह से हो रही है, ऐसे तरह के लोड क्या कहलाते हैं हमें? टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से लोड के अंदर चेंजिंग हो रही है उनको कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोडर के अंदर। तो इसके अंदर दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो टाइप के लोड होंगे, एक तो होते हैं जो स्टैटिक लोड होते हैं, फिर एक तरह के लोड आते हैं जिनको अपने बोलते हैं स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड के अंदर तो वो लोड होते हैं जो जिनको अपने हमेशा कंसीडर करेंगे, इनको बोलते हैं डेड लोड। डेड लोड जिनके अंदर हमेशा क्या होगा, लोड का जो मैग्नीट्यूड है, लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, यानी हमेशा क्या रहेगा, लोड हमेशा कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। डायनेमिक लोड दो तरह से अपने पढ़ सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो कई बार जो है जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जो होता है, यहाँ पे मैं एक बार इसको इसमें फिलहाल अपने डायनेमिक लोड के अंदर कंसीडर करके चल रहे हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को, और फिर आता है इसी के अंदर अपना इम्पैक्ट लोड, और थर्ड वन इसी के अंदर अपना फटीग लोड। फिर बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो एक बार पहले इसको थोड़ा सा डिटेल से दोबारा समझ लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में लोड जो है वो कैसे वेरी कर रहा है उसको इसमें इस पार्ट में कंसीडर करेंगे। इसको उन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड।
स्टैटिक लोड कैसे होते हैं, तो डेड लोड होते हैं जिसके अंदर लोड जो है P वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डायनेमिक लोड कैसे होते हैं, जो टाइम के साथ वेरिएबल होंगे, यानी लोड जो क्या होगा टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो डायनेमिक लोड को तीन तरह से डिवाइड किया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इंपैक्ट लोड और फटीग लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को अपने कंसीडर करके चल सकते हैं किसके अंदर, स्टैटिक लोड के अंदर भी। अब देखते हैं अपने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड जो है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने अगर वर्गीकृत करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें लोड्स को, तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से अपने डिवाइड कर सकते हैं इनको। फर्स्ट होता है अपना नॉर्मल लोड और सेकेंड है यहाँ पे शियर लोड। नॉर्मल लोड को सिंपली पहले अगर डिफाइन करें तो नॉर्मल लोड वो होंगे, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है नॉर्मल लोड यानी नॉर्मल है किसी चीज के, क्रॉस सेक्शन के अगर नॉर्मल लग रहा है लोड, परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन के अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे लोड क्या कहलाते हैं, नॉर्मल लोड होते हैं। और अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर लोड लग रहा है, पैरेलल अगर लग रहा है, समांतर अगर लग रहा है, तो इस तरह के लोड क्या कहलाते हैं, शियर लोड। अच्छा, नॉर्मल लोड के अंदर भी अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉर्मल लोड इस तरह का भी हो सकता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अलोंग अगर लोड लग रहा है, या अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है उससे थोड़ा सा इस तरह से एसेंट्रिसिटी के साथ लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी है, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे, तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं अपने, ये लोड तो कहलाते हैं एक्सियल नॉर्मल लोड। तो दो तरह से यहाँ पे इसको फिर अपने डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल नॉर्मल लोड और सेकेंड वन जो है यहाँ पे एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। और शियर लोड के अंदर भी सेम उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। शियर लोड भी अगर क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन के अलोंग है, तो शियर स्ट्रेस को भी अपने उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस को पहली कंडीशन कैसी है, अगर शियर स्ट्रेस कैसा होता है हमेशा, जो क्रॉस सेक्शन अपना है, अगर मान लो इस बॉडी को अगर देखें तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, बिल्कुल यूं है इसका। अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर लग रहा है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है लोड अपना, तो वो कैसा होगा, अपना लोड कैसा है, अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, और क्रॉस सेक्शन का कैसा है, क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसे ऐसे लोड को अपने बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीएसएल। और अगर ये लोड किस तरह का है, अगर मान लो इसको, इस लोड को अपने ऐसे लगा रहे हैं, जैसे ये अपना बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी के साथ में लोड लग रहा है, ये एसेंट्रिसिटी के साथ में अगर लोड लग रहा है यहाँ पे, तो इस तरह के लोड क्या कहलाते हैं, एसेंट्रिक टीएसएल कहलाते हैं, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा मैं इसको डिटेल में अपने समझ लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर लोड को डिफाइन करें तो दो तरह के लोड होते हैं, नॉर्मल लोड और शियर लोड। नॉर्मल लोड हमेशा क्या होंगे, क्रॉस सेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और जो शियर लोड है हमेशा क्या होंगे, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होंगे। नॉर्मल लोड को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल नॉर्मल लोड और एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। एक्सियल नॉर्मल लोड क्या होगा, जो हमेशा क्या होगा, एक्सिस के थ्रू पास करेगा, अलोंग द एक्सिस लगेगा, वो क्या होंगे, एक्सियल नॉर्मल लोड। और एसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होंगे, जो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ में इस तरह से एसेंट्रिसिटी लेके लग रहे होंगे, तो ऐसे लोड क्या कहलाते हैं, एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। फिर थर्ड अपने सेकंड अपना देख रहे हैं इसके अंदर शियर लोड। तो शियर लोड के अंदर भी सेम उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर अपना जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है, इसका मतलब लोड कैसा होगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। और अगर कुछ एसेंट्रिसिटी के साथ लग रहा है इस तरह का लोड, तो ऐसे लोड को अपने क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये कुछ एक बेसिक पार्ट है अपने, ये दो पार्ट अपने इसमें हो गए। थर्ड वन देखते हैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड अपने अगर डिफाइन करें तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड दो तरह के हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड को अपने कॉन्सेंट्रेटेड लोड को दो तरह से अगर अपने डिवाइड करना चाहे तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट हो सकता है, एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे लोड। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर तीन टाइप है अपने पास, यूडीएल
यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक यूडीएम यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। यूडीएल, यूवीएल और यूडीएम 3 तरह के लोड है। तो ये किसके अंदर किस पार्ट के अंदर आएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर। चलिए थोड़ा सा डिटेल में लोड्स को पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा था स्टैटिक लोड के बारे में। स्टैटिक लोड के अंदर डेड लोड पढ़ते हैं पहले। ये डेड लोड का कर्व है। एक एक्सिस पे हमने टाइम को ले रखा है और दूसरे पे अपने लोड को डिफाइन कर रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये लोड कैसा है? बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा। ये टाइम का कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट लोड है। तो इस तरह के लोड को अपने क्या बोलते हैं? डेड लोड। फिर सेकंड में बात करते हैं इसी के अंदर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड किस तरह से होगा? इसका कर्व अगर देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इस पे लोड और ये टाइम। और थर्ड अगर अपने देखें इसी में, एक यहां पे पढ़ा था अपने इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड का और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का कर्व अगर देखें तो क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर? ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे क्या है? इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों अलग अलग है। यानी ये बिल्कुल ग्रेजुअली लग रहा है, धीरे धीरे लग रहा है, और ये कैसे लग रहा है? इंस्टेंटेनियस लग रहा है, इंस्टेंट के अंदर लग रहा है। यानी बहुत कम टाइम के अंदर लोड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लोड जो है क्या है? यहाँ पे सॉरी डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? ज्यादा है विद डिफरेंस ऑफ लोड। यानी डेल पी बाई डेल टी का अगर रेशियो निकालेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे कम आएगा, जबकि इसके अंदर स्लोप क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों के अंदर मेजरली डिफरेंस 3 पार्ट अपने जैसे अपने देखा है स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड और अपने सॉरी स्टैटिक, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस होगा तीनों में? स्टैटिक लोड के अंदर लोड जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब हमेशा क्या होगा? जो लोड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी तो होगा, लेकिन बहुत ही स्लो टाइम के साथ वेरी होगा। और जो इंस्टेंटेनियस जो लोड है उसको अपने क्या बोलेंगे? इंपैक्ट लोड बोलेंगे। यानी इंस्टेंटेनियसली क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में लोड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो एक मेजरली 3 पार्ट है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेरिएशन किसी लोड का अगर देखते हैं तो इसी के अंदर अपने एक और पार्ट देखा था यहाँ पे फटीग लोड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अपने लोड का एक टाइप देखा था यहाँ पे फटीग लोड। फटीग लोड क्या होता है? यहाँ पे ये एक तरह का साइक्लिक लोड है। ये एक तरह का साइक्लिक लोड है। इसको अगर डिफाइन करें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज इसको डिफाइन करें तो फटीग लोड आर दोज लोड्स whose magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी उसकी दिशा, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes with respect to time। with respect to time। यानी फटीग लोड कौन से लोड है? साइक्लिक लोड है ये, जिनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, पहला केस क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती हो, ऐसे लोड क्या कहलाते हैं? फटीग लोड कहलाते हैं। जैसे अगर इस तरह के लोड को कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉडी के ऊपर पी लोड लग रहा है, तो ये लोड तो बिल्कुल कैसा है? स्टैटिक लोड है। इसी के अंदर अगर अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोड प्लस
प्लस माइनस का मतलब टेंसाइल भी है और कंप्रेसिव लोड दोनों है। तो इस तरह के लोड को अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये फटीग लोड है। ये फटीग लोड की एक स्पेसिफिक ये फटीग लोड के अंदर एक स्पेशल टाइप है जिसको अपने बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। इसी के अंदर अगर मान लो चेंजिंग कैसे हो रही है, इस तरह का लोड भी लग रहा है P से लेके और 2P। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लोड लग रहे थे। यहाँ पे P to 2P यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड के अंदर वेरिएशन हो रहा है। मैग्नीट्यूड के अंदर जो वेरिएशन होता है ये भी किसका पार्ट हो गया अपना, यहाँ पे ये भी फटीग लोड है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब लोड कैसा हो, -P2 प्लस P, सॉरी -P2 2P, यानी -P का मतलब P कंप्रेसिव से लेके और 2P टेंसाइल तक अगर लोड लग रहा है, तो इस तरह की लोडिंग भी कैसी होती है अपने, फटीग लोडिंग होती है। इस तरह के लोड्स को अपने बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड्स हैं ये। और ये लोड कैसे होते हैं, कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड्स हैं। इसके आधार पे जो अपने मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा कंसीडर करके चलेंगे, जो परमिसिबल स्ट्रेस कंसीडर करके चलते हैं, उसको अपने बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, जिसको अपने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल के लिए अपने सिर्फ इतना फटीग लोड के अंदर एक बार दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। फटीग लोड क्या होता है, फटीग लोड वो लोड है जो क्या होंगे, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज होते हो, ऐसे लोड क्या कहलाते हैं, फटीग लोड कहलाते हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा इसके अंदर कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड के अंदर क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है लोड की। जो अपना फ्लक्चुएटिंग लोड है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी चेंज हो रहे हैं इस फटीग लोडिंग के अंदर। तो ये तीनों ही लोड किसको अपने डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे इसके थ्रू, ये फटीग लोड्स हैं सारे।